हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पंकज फिजिक्स प्रोडिजी। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग आगे की चैप्टर्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म की बात करेंगे वो तभी समझ आएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हमें शुरू करना होगा हमारे पुराने एक छोटे से टॉपिक से, जो था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मींस अगर मान लीजिए मेरे पास टू चार्जेस हैं, मान लीजिए मेरे पास ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, तो ये लाइक चार्जेस हुए। तो ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, यानी कि ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल। वहीं अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो अनलाइक चार्जेस हुए, तो दे विल एक्चुअली अप्लाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने कूलाम्स लॉ में आइडेंटिफाई किया था। रिकॉल कर लेते हैं कूलाम्स लॉ को भी, कि जो फोर्स होती है एफ, ये होती है आपके पास, अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड था के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, यहां पे Q1 Q2 हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और के क्या है? के हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे फोर्स का, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 8.99। तो मैं उसे अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता हो। मींस अ स्पेस वेयर एनी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? राइट, इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड और उस चार्ज की पोजीशन पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है? तो समझिएगा, बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक दूसरे के प्लेसेस पे यूज किया जाता रहा है, पर यहां पे एक बहुत डिफरेंस है, माइनर सा। दैट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ प्लेस, वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पर वहीं अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं, तो बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पे। समझिएगा, देखिए यहां पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल Q। अब ये चार्ज पार्टिकल अपने आसपास किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई करेगा। तो मान लीजिए इस Q चार्ज से ये Q नॉट चार्ज R पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। अब ये कैपिटल Q स्मॉल q को, ऑब्वियसली अगर ये लाइक चार्जेस हैं, तो टेस्ट चार्ज हमारे पास लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास, तो ये एक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा। तो कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज अप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। बहुत सारी जगहों पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी टर्म यूज की गई है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इसको हम वेक्टर से, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, राइट। तो यहां पे जो Q नॉट है, Q नॉट हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट गिवन पॉइंट। मतलब प्लेस टू प्लेस फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी। अब आप देखिए ना, अगर आर की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स चेंज हो जाएगी, फोर्स अगर चेंज होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो हम यहां पे बात कर सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a point charge। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक चार्ज कैपिटल Q है और इससे R पोजीशन पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो हम इसको इस तरीके से लगाते हैं कि भाई फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाई Q नॉट। अब बिकॉज कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग F की वैल्यू होती है, क्या होती है बच्चों? दैट इज K Q नॉट डिवाइड बाई वेक्टर R, ठीक है। अब वेक्टर R का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास यहां क्या आ जाता है? यहां पे आता है हमारे पास R स्क्वायर और ये आता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। और इसी हिसाब से अगर हम यहां वैल्यू प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जल्दी बताइए। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू K कैपिटल Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इसको भी हमने डिवाइड किया है Q नॉट से और ये R कैप। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया K कैपिटल Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू Q नॉट, और यहां आता है हमारे पास R कैप। सिंपली हम यहां पे Q नॉट से Q नॉट को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना? दैट इज K कैपिटल Q R स्क्वायर R कैप। तो ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हो गई, सर आपने बताया था इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आप क्लियर देख सकते हैं, डायरेक्शन होगी अलोंग द पोजीशन वेक्टर। और थोड़ा सा समझते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ फैला हुआ है, पर दिखाई कैसा देता होगा? तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कैसे किया जाए। इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q, ठीक है, और इसके पास मैंने एक Q नॉट चार्ज को प्लेस किया।
अब आप मुझे ये बताइए, ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे। अब अगर चार्ज ने दूसरे चार्ज को रिपेल किया तो रिपल्शन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट जो है रिपल्शन की वजह से इससे दूर जाएगा। कहां तक जाएगा? जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। फोर्स कहां तक एक्सपीरियंस होगी? तो फोर्स तो इंफिनिटी तक एक्सपीरियंस होगी। तो राइट, ये क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल कहां तक पहुंचेगा? इंफिनिटी तक। अच्छा, अगर यही क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा होता तो सर ये इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता चला जाता। कहां तक? सर इंफिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, अगर ये यहां रखा होता तो सर ये इसी के अलोंग, क्योंकि हम तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग ले रहे हैं ना फोर्स, उसी की डायरेक्शन में ये इंफिनिटी तक चला जाता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर वो यहां रखा होता तो सर यहां रखा होता तो ये इसी डायरेक्शन में आगे चलते चले जाता। कहां तक जाता? सर इंफिनिटी तक जाता। इसका मतलब हम चार्ज पार्टिकल को कहीं भी रखें, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को किधर भी रखें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में इंफिनिटी तक जा रहा था। याद रखना, ये हम 2D सरफेस पे बना रहे हैं, ये 3D में होना चाहिए। ये ऑल डायरेक्शन में निकलेगा, ये ऑल डायमेंशंस में जाएगा। तो एक तरह से स्फेरिकल शेप क्रिएट होगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इमिट होती है, मतलब बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। और कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक जाएंगी। अब जरा चेक करते हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ना होके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेते हैं तो देखो, आपके पास क्यू नॉट अगर मैं इसके पास रखूंगा तो ये टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करेगा। ठीक है। इसे अगर मैं और दूर रखूं तो उसी लाइन में, तो सर ये उसी लाइन से भी आएगा। तो मैं एक काम नहीं करता, मैं एक काम करता हूं, मैं इस चार्ज पार्टिकल को, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी पे रखता हूं। ये जो है इसको हमने इंफिनिटी पे रखा। अगर ये इंफिनिटी पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल है तो इस पे फोर्स कैसी लगेगी? तो इस पे फोर्स अट्रैक्शन की लगेगी। अगर इस पे फोर्स अट्रैक्शन की लगेगी तो ये चार्ज पार्टिकल किधर आएगा? तो ये सीधा नेगेटिव चार्ज क्यू की तरफ आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट यहां पे कहीं एट इंफिनिटी पे रखा होता तो सर ऐसी सिचुएशन में ये उस जगह से इंफिनिटी से सीधा आ जाता। आता। बस, तो इसी तरीके से आप कहीं पे भी होते तो ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ आता। और ये जो हमने विजुलाइज कर रहे हैं, ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास एक इमेजिनरी कर्व्स है। इमेज, ये एक तरह से ये ट्रेजेक्ट्री है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कर लीजिए। उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ पे वो चलेगा, वो एक्चुअल में हमारे पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी शायद से, क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमिट होके इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, वापस नहीं आ रही है ये पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और इंफिनिटी पे टर्मिनेट होती हैं। वहीं
हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए फील्ड लाइंस इंफिनिटी से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे आके टर्मिनेट होती हैं। तो ये हमारे पास क्या मिला? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emit from the positive charge particle and terminate at the negative charge particle। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम समझें कि भाई मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू यहां है और एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू यहां है। अब जरा फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं। तो देखो, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में जाएगी। सर जो इधर से जा रहा होगा वो बेटा उस पे पहले वो इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जाएगा, पर वो जैसे ही फील करेगा कि भाई यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो टर्न कर जाएगा। सेम इस तरीके से, ठीक है। ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मूव करेंगी। तो अगर हमारे पास चार्ज Q ग्रेटर देन 0 है तो हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड लाइंस एमिट होंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी। और अगर मेरा चार्ज पार्टिकल लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस इंफिनिटी से स्टार्ट एमिट होंगी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे आके टर्मिनेट होंगी। पर अगर दोनों चार्ज पार्टिकल एक साथ रख दिए जाएं तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में फील्ड लाइंस एक्चुअल में पॉजिटिव से एमिट होंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होंगी। याद रखिएगा, हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होती हैं। इसका मतलब ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। ये कंटिन्यूअस तो है पर क्लोज्ड नहीं है। डिफरेंस क्या होता है क्लोज्ड के अंदर? क्लोज्ड में फील्ड लाइंस जहां से स्टार्ट होती हैं लास्ट में वहीं पे आ जाती है, वो एक लूप बनाती है। ये लूप नहीं बनाती, ये कंटिन्यूअस लाइन रहती है पर लूप नहीं बनाती। कंटिन्यूअस लाइन मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सर और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास यही चार्ज पार्टिकल में से एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज पार्टिकल भी प्लस क्यू है, तो सर इस सिचुएशन में क्या होगा? तो देखो होगा क्या। अब जरा सोचो कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहां से जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चार्ज है वहां से स्टार्ट किया। ये पहले आगे जाएगा, आगे जाएगा, पर अचानक से राइट हैंड साइड वाले चार्ज की वजह से इसको रिपल्शन फील होगा। अब ये कहेगा मैं आगे तो नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा? अपने पाथ से डेविएट होगा, ठीक है। अब ये अपने पाथ से डेविएट हुआ तो ये ऊपर चला गया। अगर वो इस साइड से चला होता, राइट से चला होता, तो वो इस पॉइंट पे आके चला जाता। कुल मिलाकर के ये कर्व कुछ इस तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स इस तरीके से ट्रेवल करता। अगर हम ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इमेजिन कर रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इस तरीके से ट्रेवल करता। अब इस सिचुएशन में हमारे पास ये जो बीच में लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमारे पास जो बीच में लाइन ड्रॉ हो रही है, ये वो लाइन है जहां पे हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस पर्टिकुलर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि दोनों ही चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो ये लाइन एक्चुअल में इसके मिड पॉइंट पे मिलेगी। सर ये तो इक्वल की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल अलग अलग मैग्नीट्यूड के हुए तो ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं।
ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू हो गया, यहां मेरा स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू हो गया, है दोनों ही। तो देखो, जो बड़ा चार्ज पार्टिकल है उससे फोर्स ज्यादा होगी, यानी उसके फील्ड की रेंज थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे पास जो नल पॉइंट है, यानी कि वो पावर पॉइंट जहां पे फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, वो हमें थोड़ा सा कहां मिलेगा, प्लस स्मॉल क्यू के क्लोजर और प्लस कैपिटल क्यू से दूर मिलेगा। अब अगर हम यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, पॉजिटिव्स की वजह से फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी और रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हुए ऊपर बेंड कर देंगी या फिर नीचे बेंड करेंगी, जबकि आपके पास स्मॉल चार्ज पार्टिकल से फील्ड फोर्स कुछ इस तरीके से बेंड करेंगी। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अभी हम बात करेंगे। ये फील्ड लाइंस अपने ही पाथ को चेंज कर देती हैं और डिपेंड करता है आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस उतनी ही स्ट्रॉन्गर होंगी, फील्ड लाइंस उतनी ही दूर तक जाएंगी, उनका इम्पैक्ट उतना ही हाइयर होगा। सर ये तो समझ आ रहा है, पर अभी आपने कहा स्ट्रॉन्गर, फील्ड लाइंस कैसे पता चलेंगे कि फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फील्ड लाइंस वीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। आप एक चीज नोट कीजिए, फील्ड लाइंस किसी एक चार्ज पार्टिकल से स्टार्ट हो रही हैं और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। यहां इसको ऐसे समझते हैं, ये मेरे पास चार्ज क्यू है, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, राइट। ये है ना, ये फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं ऑल डायरेक्शंस में। अब अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल के बहुत ज्यादा क्लोज ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, जबकि दूर जाने पे उतने ही पर्टिकुलर एरिया में मुझे फील्ड लाइंस कम दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो जितनी फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी, फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही हाइयर होगी, ठीक है। फील्ड लाइंस क्लोज होने का मतलब फील्ड लाइन की डेंसिटी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो है पर्टिकुलर गिवन एरिया से कितनी ज्यादा पास हो रही है, ये उसकी इंटेंसिटी हो गई, यानी उसकी डेंसिटी हो गई, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, ये जितनी ज्यादा होंगी, फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही हाइयर होगी। तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं, फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्चुअल, हमारे पास एक इमेजिनरी कर्व्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। पॉजिटिव चार्ज की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो फील्ड लाइंस के पाथ को रिप्रेजेंट करेगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। टू फील्ड लाइंस अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी पे जाती हैं, वही नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज पे आती हैं। फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस कर्व, कॉन्टिन्यूस तो है पर वो क्लोज्ड नहीं है, लूप नहीं है, लाइंस है, ठीक है, स्टार्ट होंगी और टर्मिनेट होंगी, यानी यहां टर्मिनेशन होता है। एक अनदर पॉइंट देखा कि क्लोजर द फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द फील्ड इंटेंसिटी इज हाइयर। अब हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देख रहे होंगे कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्या है कोई फील्ड लाइंस ऐसी जो इंटरसेक्ट कर रही हो? नहीं कर रही। तो इसका मतलब हमारे पास
फील्ड लाइन जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, रीजन क्या है? तो एक कंडीशन मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक चार्ज क्यू प्लस ये है और सर एक स्मॉल क्यू चार्ज यहां पे है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं कि चलिए हमने आपकी बात मान ली कि भाई पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस इधर जा रही थी, वहीं पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस इधर जा रही थी। तो आप कहते हैं कि सर पी पॉइंट एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। अब जरा यहां पे इमेजिन करो कि यहां पे मेरे पास मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। फील्ड लाइंस क्या थी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पे जाएगा वो उसकी फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जरा बताएंगे कहां जाएगा ये चार्ज पार्टिकल? नहीं पता, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाता है कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, दो डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकता। एक चार्ज पार्टिकल दो पाथ पे कैसे जा सकता है कि वो प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू पे भी चला जाए और प्लस स्मॉल क्यू पे भी चला जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना, वो किसी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। और वो जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दो लाइंस एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे इंडिकेट कर सकती हैं? डायरेक्शन उन दोनों के रिजल्टेंट एक ही निकलेगा। तो वहीं पे हम यहां बात करेंगे कि यहां पे यानी कि इस कंडीशन में अगर दो फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दो डायरेक्शन में किस तरीके से मूव कर सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। अब हम खुद कह रहे हैं इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दिस इज द अनदर थिंग कि व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। The answer is very simple. If the two field lines intersect each other in that particular condition at that particular point, the positive charge particle may have two different directions at the same time, which is impossible. That is why two field lines never ever intersect each other. आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। अब जब ये पॉइंट हमें समझ आ ही रहा है तो थोड़ा और समझते हैं आगे, इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकाला जाए मल्टीपल चार्जेस की वजह से। देखो सिंगल चार्जेस की वजह से निकलने वाली फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए अगर Q1 चार्ज है तो उससे P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी E1 हमारे पास आ जाती है K Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, राइट। अब अगर इसी पी पॉइंट पे कोई और भी चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मान लीजिए ये चार्ज Q2 है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ जाती है E2 इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये इसका R2 पोजीशन वेक्टर हो गया। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो यहाँ पे आपके पास R1 कैप या R2 कैप मेंशन किए जाएंगे। अगर इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक nth पार्टिकल है यानी कि nth चार्ज है Qn, जिसके लिए पोजीशन वेक्टर आपके पास Rn आ रहा है, आपके लिए ये इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में En हो जाएगा, वेक्टर En is equal to K Qn डिवाइड बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En, राइट। ये बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। तो अब अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व कैलकुलेट करना चाहूँ तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। भाई हमारे पास k कॉमन आ जाएगा, यानी कि k क्या था? k हमारे पास है 1 बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे k की वैल्यू ये है, और बाकी सारी वैल्यूज उनके वेक्टर सम के साथ ऐड हो जाएंगी। दैट इज q1 डिवाइड बाई r1 स्क्वायर r1 कैप, q2 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर r2 कैप, एंड सो ऑन qn डिवाइड बाई rn स्क्वायर rn कैप। ठीक है, चलिए तो इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई आपसे कहा गया कि एक ट्राइंगल है और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के एक साइड पे हमने चार्ज रखा है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और दूसरा चार्ज हमने रखा है Q2, इसका मैग्नीट्यूड चलिए मान लेते हैं -20 माइक्रोकूलम है। समझ रहे? तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हमारा बी हो गया। क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। तो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में? सबसे पहले हम लोगों का होगा कि फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम चार्ज। अब देखो 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है, अगर हम यहाँ पे अच्छा एक चीज और लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है इनकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वैल्यू, और इसी तरीके से बी से हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वैल्यू। सॉरी, बी चार्ज तो हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द होगी। याद है हमने पहले बात की थी कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाती हैं। तो इधर की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बी इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ए निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k q1 डिवाइड बाई r स्क्वायर और r कैप। अब जरा हम यहां पे समझते हैं r कैप। तो k की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू q1 हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हो गया 0.10 मीटर होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी जा रही है वेक्टर ए से, सॉरी पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ, यानी ए से सी की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9 इंटू 10⁻⁹ -6 +1, और देखो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 0.1 इंटू 0.1 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ -6 +1, और दोनों से डेसिमल अगर हम एक एक करके हटाते हैं तो 2 जीरोस और ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2। तो टोटल हो गया आपके पास 9 इंटू 10⁻, कितना हुआ, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 - 6 = 6। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती है F, और E इक्वल्स टू हो गया F डिवाइड बाई Q। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी,
न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास ई ए की वजह से निकली। अब जरा हम फील्ड फोर्स निकाल देते हैं। फील्ड एट सी ड्यू टू -20 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ई बी इज इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला के क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और फिर आर कैप। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ इंटू 20 माइक्रो कूलाम है, तो 20 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में हमारे पास वही 0.10 होल स्क्वायर। और इस बार डायरेक्शन किधर से किधर है, सी से बी की डायरेक्शन है। तो हमारे पास कैलकुलेशन रिजल्ट आता है 18 × 10⁻⁹ +1 -6 एंड +2। तो अगेन हमारे पास इस बार नंबर आ जाता है 18 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम। पहले डायरेक्शन थी ए से सी की डायरेक्शन और इस बार डायरेक्शन है सी से बी की डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें पता है कि इंटीरियर एंगल हमारे पास तीनों इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारे पास एंगल कितने बनेगा, 120 डिग्री का। तो आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी के इक्वल होगी। हम सिंपली अब इसको ऐड करने वाले हैं, तो दैट इज स्क्वायर रूट ई का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। हमारे पास ई ए की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁶ होल स्क्वायर। ये है 18 × 10⁻⁶ होल स्क्वायर प्लस 2 × 9 × 10⁻⁶ इंटू 18 × 10⁻�6 इंटू cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1/2। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 15.59 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, राइट। और अब अगर हमें डायरेक्शन देखनी है तो देखिए हमारे पास डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे tan बीटा इज इक्वल टू, अगर आपको याद है तो दैट इज ए साइन थीटा अपॉन बी। आपके पास यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ए हमारे पास था 9 इंटू 10⁻⁴ कितना था, 6 इंटू साइन 120 डिग्री। और ये हो गया आपके पास ई बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये भाई हमारे पास 18 × 10⁻⁻16 प्लस 9 इंटू 10⁻⁶ cos 120 डिग्री। आपके पास आ जाएगा 9
इंटू 10⁻6 इंटू ये होता है √3/2 और ये हो गया 18 इंटू 10⁻6 माइनस 9 इंटू 10⁻6 इंटू 1/2 क्योंकि cos 120 का -1/2। तो हम इसे सिंपली सॉल्व कर पा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब सॉल्व करते हैं तो ये होता है 9 √3 10⁻6 डिवाइड बाई ये हो गया 18 टू 36 माइनस 9 इंटू 10⁻6 10⁻6 से 10⁻6 डिवाइड हो गया। आपके पास आता है 9 √3 डिवाइड बाई 36 माइनस 9 हमारे पास होता है 27 और 9 3 27 रिजल्ट आता है 1/√3। तो 10 बीटा इक्वल्स टू अगर 1/√3 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ये होगी 30 डिग्री। तो अब हमें ये समझ आ रहा है कि बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर होगा जो कि बी से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड हमने निकाला था कितना? 15.59। ये होगा 15.59 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो डू नॉट हेजिटेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और साथ के साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो बिना कि कोई संकोच किए, बिना कुछ सोचे जल्दी से ही कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके उनके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए हैप्पी स्टडी।